जय क्लास। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के पहले हम लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या चीज है। यानी कि एक मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है, उसी को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात है, हम लोग बात करने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या चीज है। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? क्या चीज होती है न्यूक्लियोफाइल? माने जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और वो क्या हो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर कैसी हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जहां पर कम हो, वहां पर वो अटैक करेगा। और इसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि हम लोगों ने ये सीखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा। दूसरी चीज हम लोगों को ये बात समझ में आई कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल माने जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो और वो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कम हो। यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की नीड क्या हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की नीड हो वहीं पे अटैक करेगा। यानी कम नहीं हो, यानी कि वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की नीड ज्यादा हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वहां पे अटैक करेगा। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि बेस माने निगेटिवली चार्ज, ठीक है, और वो भी वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, ठीक है, और ये भी उसका भी यही नेचर है। और हम लोगों ने लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट में भी यही पढ़ा हुआ है कि लुईस बेस कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं वहां पर भी लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल लुईस बेस। लेकिन बेस और न्यूक्लियोफाइल में जरा सा डिफरेंस है, एक जरा सा डिफरेंस है, उसको समझ के चलिएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है तो पहले तो हम लोग बात हेडिंग डाल लें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन समझा, न्यूक्लियोफाइल समझ लिया, लेकिन यहां पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड व्हाट इज द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या रहता है। जिस तरीके से अगर हमने मान लीजिए क्या है CH3 और दिया गया हुआ है X, ठीक है, CH3X है, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि ये है, ये जुड़ा रहता है, ये क्या होता है, ये कहलाता है, हम लोग को मालूम है लीविंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? लीविंग ग्रुप। और जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल NU करके पहले से लिख लिया। हमने पहले भी आपको पीछे वाले क्लासेस में भी सिखाया, ठीक है, जब हम लोगों ने सीखा था कि क्या रहता है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी, ये वीक होता है और ये स्ट्रांग होता है, और वीक वाले को स्ट्रांग सब्स्टिट्यूट करे, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर क्या रहता है कि इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये CH3+ बनता है। CH3+ माने कार्बोकैटायन, और उस जगह अटैक उसके साथ यहां ये जुड़ जाता है NU। तो हम लोगों को क्या बनता है, CH3NU और X- निकल गया। यानी कि हम लोगों ने सीखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, न्यूक्लियोफाइल इज कार्बोकैटायन लविंग, ठीक है।
और कार्बोकैटायन को बताने की जरूरत तो है नहीं कि उसके पास डिफिशियंसी होती है। कार्बोकैटायन माने हम लोग को वैसे भी सीख चुके हैं कि जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट माने इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि वो एजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। बात समझ में आ गई? अगर यहीं पर बेटा हम लोग को यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों ने डेफिनेशन समझी, हम लोगों ने अटैक करके भी देख लिया कि क्या न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया। अब हम लोग को बेस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि बेस क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो यानी कि अगर हम लोगों ने ये लिया CH3X और यहां पर कोई बेस रहा OH माइनस, क्या रहा बेस, क्या रहा OH माइनस रहा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि ये CH2 और ये H इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज किया, ठीक है। क्या किया, अरेंज किया। तो यानी कि ये OH माइनस वहां नहीं अटैक करेगा, ये अटैक कहां करता है, H प्लस। तो क्या बनाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब इसने इस पे अटैक किया तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इससे जुड़ पाएगा, तो ये H प्लस हो पाएगा, ये OH माइनस हो पाएगा, ये H प्लस माने एसिड और यहाँ OH माइनस बेस। तो यानी कि क्या बनेगा, हम लोगों को बनेगा CH3 माइनस और H2O। तो हम लोगों को मालूम है यहां पर क्या रहता है, बेस का हम लोग को वैसे भी नेचर मालूम है कि बेस क्या रहता है, बेस क्या रहता है कि बेस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और वो प्रोटॉन लविंग है, यानी कि H प्लस के साथ रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने बेस सीखा, यानी कि H प्लस सीखा, तो H प्लस कैसा रहता है, H प्लस कैसा है, एसिड है, OH माइनस क्या है, बेस है। तो यानी कि हम लोगों ने देखा बेस इज प्रोटॉन यानी H प्लस लविंग एजेंट। और न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को क्या मालूम था, न्यूक्लियोफाइल हम लोग जानते थे कि कार्बोकैटायन लविंग था। तो देखिए वर्किंग दोनों की सेम रही, ठीक है, देखने में दोनों एक जैसे थे। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ज्यादा, हम लोग को मालूम है, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। लेकिन ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन लविंग था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, ठीक है। और यहां पर भी बेस भी अटैक वही कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन वो कौन है, वो है प्रोटॉन, वो कौन है, H प्लस है। तो यानी OH माइनस हमेशा प्रोटॉन लविंग होता है, यानी कि बेस हमेशा प्रोटॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कैसा रहता है, कार्बोकैटायन लविंग। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसको नोट भी करते चले जाइए, साथ साथ सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग इस रिवीजन क्लास में पीछे वाले जितने चैप्टर पढ़े वो सब अच्छी तरह समझ में आए। मैथ फिजिक्स की क्या पोजीशन चल रही है, चलिए टॉप में रिवीजन ही चल रहा होगा, चलिए वेरी गुड। और सब स्टडी मटेरियल सबने ले लिए, ठीक है, ठीक है। उसके एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा, ठीक है। इसको कॉपी करिए और हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट किए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज बेस एंड वर्किंग बोथ ऑफ देम, दोनों की वर्किंग को भी हम लोग सीखे कि बेस कैसे काम करता है और न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यस इसको जल्दी जल्दी कॉपी करिए जिससे हम लोग रिवीजन तेजी से कर पाएं। कॉपी कर लिए सबने? यस सर। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, यानी कि हम लोगों ने लिया RCH2X एल्किल हैलाइड, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है।
और याद रखिएगा जो मेन एजेंट होता है यानी कि रिएक्शन में मेन कंपाउंड होता है रिएक्टेंट की तरफ, उस मेन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग मान के चलिए करा रहे हैं KCN से। ठीक है, तो यानी कि सिंपली हम लोग को मालूम है क्या रहता है कि KX निकल जाएगा, KX निकलेगा और हम लोग को क्या बनेगा, RCH2CN। ठीक है, हम लोग को ये भी मालूम है कि जो ये X माइनस है ये कहलाता है लीविंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। और इसको रिप्लेस करके इसकी जगह CN आया है, यानी कि CN कैसा हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। हम लोग को मालूम है कि लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही न्यूक्लियोफाइल ही एक तरह से हैं, लेकिन लीविंग ग्रुप वीक न्यूक्लियोफाइल है और जो आने वाला उसकी जगह CN है वो स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल है, और उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें एक चीज याद रखिएगा कि लीविंग ग्रुप कैसा रहता है, हम लोगों को मालूम है कि शॉर्ट में समझें लीविंग ग्रुप कैसा हो गया, जो हम लोगों ने अपने वर्ड्स में कहा, यानी कि ये होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये अपनी लार्ज साइज की वजह से हो सकता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ठीक है, एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन दो वजह से ये कैसा हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्मॉल इन साइज एंड। ठीक है, इतना नोट कर लिया, नोट करते जाइएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहला रहता है SN1। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिकुलरिटी। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। उसी तरीके से सेकंड रहता है SN2, यानी कि बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बाइमोलिकुलरिटी। ठीक है, नोट करते जाइए। नोट कर लिया? Yes, sir. रब कर दें? Yes, sir. देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं SN1। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ
यूनिमोलिकुलरिटी या फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो डिपेंड केवल एक पे ही करेगा, SN1 माने केवल एक पे ही डिपेंड करेगा। ये हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहले हम आपको पॉइंट्स इधर लिख दे रहे हैं, उधर मैकेनिज्म्स के साथ उसका कंपैरिजन भी करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला पॉइंट है कि इट इज completed in 2 steps. Step first, slow and reversible, very good. और step second, very good, irreversible, ठीक है। फिर दूसरी चीज याद रखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग कैसा रहते हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, ठीक है। हम लोग लेते हैं डाइल्यूट, पोलर, प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी हम लोग इसकी वर्किंग भी समझेंगे कि क्यों हम लोगों ने डाइल्यूट लिया और क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा रहता है, जैसे हम लोग बात करें H2O, यानी कि जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ी रहती है तो वो कहलाता है प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि उसका प्रोटॉन भी बॉन्डिंग में, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने में, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पैदा करने में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये नेगेटिव रहता है, हम लोग को मालूम है, ये पॉजिटिव सेक्शन रहता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग कोई अल्कोहल ले ले, जैसे CH3, CH2OH, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि किस तरीके से ये वर्क करेंगे, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल पैदा करने में वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको भी सीखते हैं। साथ ही साथ हम याद रखिएगा, हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड में याद रखिएगा कि सबसे अच्छी रिएक्शन देता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। फिर कैसा रहता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर कैसा रहता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये रेट होता है रिएक्शन करने का, यानी सबसे अच्छी रिएक्शन देगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड देगा, फिर सेकेंडरी देगा और फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड देगा। क्यों देगा, अभी हम लोग मैकेनिज्म में एक एक बातें अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ठीक। हम लोग फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं केमिकल कैनेटिक्स। क्या कहती है कि बोलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल डिपेंड करती है एल्किल हैलाइड पे और ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती। ये भी हम लोग को मैकेनिज्म में ही सीखेंगे कि किस तरीके से। हाँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है, हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट मिलता है इस रिएक्शन में, तो वो इंटरमीडिएट मिलता है, वेरी गुड, सब याद है आप लोग को, यानी कि कार्बोकैटायन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहता है कि अगर हम लोग बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि ये शो करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेन सेक्शन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं जो देता है, ये देता है रिटेंशन और दूसरा देता है वेरी गुड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कैसा रहता है, ये शो करता है रेसमिक मिक्सचर, वेरी गुड, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इन सबको हम लोग मैकेनिज्म के टर्म्स में, मैकेनिज्म के बेस पे हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये देता है।
हम लोग फिर से अपने पॉइंट्स याद कर लें कि कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। पहली चीज हम लोगों ने बात करी कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये पहली चीज हम लोगों ने बात करी कि पहला पॉइंट क्या था कि इट इज कंप्लीटेड इन अ 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट था स्लो एंड रिवर्सिबल था, स्टेप सेकंड था फास्ट एंड इरिवर्सिबल। सेकंड था नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा रहता था, डाइल्यूट पोलर प्रोटिक। वेरी गुड। तो इसमें हम लोगों ने समझ में आ गया कि प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है और पोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, जैसे H2O या CH3CH2OH यानी कि अल्कोहल। अब नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, हम लोग एल्किल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, तो सबसे अच्छा देता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी और फिर वेरी गुड। तो यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में अब आते हम लोग, यानी केमिकल काइनेटिक्स हम लोग को क्या सिखाती है कि पर सेकंड कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और वो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा भी है कि वो ना ही वेरी स्लो रिएक्शन और ना ही वेरी फास्ट रिएक्शन पर डिपेंड करती है। वो मॉडरेट माने ना ही स्लो ना फास्ट, यानी कि एक तरह से स्लो रिएक्शन होती है जिसको आसानी से बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग देख सके, समझ सके और ये समझ सके कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अहम रोल अदा कर रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तभी हम लोग उस रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि पर सेकंड कितने बॉन्ड टूटे और कितने बने। तभी बोला जाता है कि केमिकल काइनेटिक्स डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप माने मॉडरेट पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी R इज इक्वल टू K RX पे डिपेंड करेगी, इसीलिए उसके पावर 1 लिखा हुआ है। केवल एक पे ही डिपेंड करेगी और साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी चीज यहां पर जो रिएक्शन में जो बनेगा हम लोग को वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये 2 चीजें शो करती है, पहला रिटेंशन और इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन और दूसरा है ठीक। अब हम लोग आते हैं अपनी मैकेनिज्म को इसी कंपाउंड को लेते हुए। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एनडीए की तैयारी सही चल रही है? देखिए, हम लोग मैकेनिज्म के बेस पे ही सब कुछ समझ जाएंगे क्या होता है। हम लोग को बात करते हैं कि हम लोग को मालूम है कि ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग रीजन पैदा करेगा। तो क्या रहता है कि KCN डिसोशिएट होता है K प्लस में और CN माइनस में, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग को दिखाई दे रही है। ये इलेक्ट्रोफाइल कह भी सकते हैं और ये केवल कैटायन भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पोटेशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि बेस्ट अटैकिंग एजेंट जो हो हम लोग के पास है वो अटैकिंग रीजेंट है हम लोगों का क्या चीज, CN माइनस। अब यहां पर हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि हम लोग अपने सॉल्वेंट का के बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल पैदा करता है, कि क्या उसका रोल होता है कि क्यों न्यूक्लियोफाइल ये K प्लस और CN माइनस बना। ये चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जैसे ये K प्लस और CN माइनस है, ठीक है, तो यानी कि ध्यान से समझिएगा कि वाटर में H2O रहता है तो H2O में O नेगेटिव रहता है और H पॉजिटिव रहता है। तो O की तरफ से अटैच्ड हो जाता है O नेगेटिव वाला पार्ट, क्राउडेड या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, चिपक जाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव आयन को। इस तरीके से हमने जितनी जगह है उस हिसाब से आपको बना के दिखाई दे रहे हैं। उससे ज्यादा ही इससे स्टिक करते हैं, उससे कम नहीं स्टिक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये O माइनस की तरफ से K पर अटैक हो गया।
अटैक माने अटैच हो गया, अटैच माने अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है। और उसी तरीके से अगर H2O वाले पार्ट को देखें हम लोग, तो H2O वाला पार्ट का जो पॉजिटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, Cn माइनस को। यहाँ पर हम लोगों ने एक और लेके देख लिया, जितने हम लोग बना सके, क्योंकि जा पूरे तो हम लोग बना ही नहीं सकते क्योंकि इतने मोल्स अटैच हो जाते हैं वाटर के, तो वो किसकी तरफ अटैक हो गया, अटैच हो गया Cn माइनस। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है, ये यहां से अटैच हो गया इस तरीके से। तो देखिए O माइनस H2O का O माइनस अट्रैक्ट कर रहा है K प्लस को अपनी तरफ, और H प्लस अट्रैक्ट कर रहा है Cn माइनस को अपनी तरफ, और इसकी वजह से कैसा रहता है, K प्लस और Cn के बीच का बॉन्ड वीक हो जाता है। अपनी तरफ खींचना और बॉन्ड को तोड़ने को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गई उस आयन की एनर्जी से, यानी कि पोटेशियम साइनाइड की एनर्जी से ज्यादा हो गई, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड को बनाने में जितनी एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है, लैटिश एनर्जी। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिश एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, कब हो जाती है और क्यों जो ज्यादा होती है, और होती क्या है, वो होती यही है कि O निगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव आयन को, और H प्लस अट्रैक्ट करता है निगेटिव आयन को अपनी तरफ। तो इतने मॉलिक्यूल खींचते हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रांग हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू इन दोनों के बॉन्ड के तुलना में। तो आसानी से K प्लस और Cn माइनस को अलग कर देते हैं, और हम लोग को आसानी से न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस मिल जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल समझ में आया? यानी कि H2O किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल पैदा किया, समझ में आ गई बात को? यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइड्रेशन एनर्जी से ग्रेटर देन लैटिश एनर्जी, देन आयनिक सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया किस तरीके से O माइनस अटैच्ड हो जाता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है पॉजिटिव आयन को, और नेगेटिव आयन को H प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से जितने ज्यादा मोल्स होते हैं किसके, H2O के, वो K और प्लस और Cn माइनस के बीच के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देते हैं, और हम लोग को आसानी से क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम लोग को ये बात समझ में आ गई कि ये न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस मिला तो कैसे मिला। अब ये जो Cn माइनस मिला, तो इसने जब अटैक किया, हम लोगों ने बोला फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड फास्ट, तो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, यानी कि सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप का जो रिलेशन है वो मेन सबस्ट्रेट से है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल वाटर ने पैदा किया। अब मेन हीरो यानी कि हम लोग का एल्किल हैलाइड ने के ऊपर जब इसने अटैक किया Cn माइनस ने, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, वैसे ही पोलर था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और इसी वजह से ये टूट गया। किसमें टूट गया, ये टूटा, इसको और अच्छी तरीके से लिख लिया जाए CH2X, ये टूटा हम लोगों ने देखा RCH2 प्लस और X माइनस। ये आयंस क्या रहते हैं, ध्यान से देखिए कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यानी कि CH2 बना, तो यानी कि इसके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन वाले भी इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, किसके पास चले गए, हैलोजन के पास। तो इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इसके पास कैसे हो गए, ज्यादा हो गए, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी कि ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन है, ये वापस रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट को बना सकता है, रिएक्टेंट को बना सकता है, यानी वापस बन जाएगा। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल हो गई तो कैसी हो गई, हम लोगों ने देखा है स्लो हो गई। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने लिखा था स्लो और रिवर्सिबल, तो हम लोगों ने पहले लिखा ही लिखा था। अब हम लोग लिखने के साथ उसकी मैकेनिज्म समझ में आया कि ये आयंस बने और आयंस वापस रिएक्ट कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि वापस रिएक्शन कर गए, यानी रिएक्टेंट वापस बन गया, यानी कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। रिवर्सिबल हो गई तो नेचुरली कैसी हो गई, स्लो हो गई। कैसी हो गई, स्लो हो गई। और जो RCH2 जैसे ही बना, तो हम लोग को मालूम है कि ये स्टेबल फॉर्म है K प्लस का, और यहाँ पर Cn माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये अटैक ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है।
क्योंकि मेन जो सबस्ट्रेट का पार्ट है वो है RCH2, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके पास कौन आ सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि Cn-, यानी कि स्टेप सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? RCH2 प्लस, फिर अटैक किया Cn-, इसके पास कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये अपने को बहुत तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे और एक स्टेबल चीज पैदा करेंगे। वो स्टेबल कैसा हो जाएगा? RCH2Cn, यानी कि क्या हो गया? एल्किल साइनाइड। क्या हो गया बेटा? वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखा कि ये तेजी से हो गई, तो नेचुरली ये कैसी हो गई? ये हो गई फास्ट रिएक्शन हो गई। और ये स्टेबल हो गया तो ये वापस तो कभी रिएक्टेंट बनेगा ही नहीं, तो यानी कि रिवर्सिबल तो कभी हो नहीं सकता है। रिवर्सिबल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हम लोग अपने पॉइंट्स यहां पर और क्लियर अच्छी तरीके से करते जाएं। हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट लिखा था कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो और रिवर्सिबल। स्लो है, रिवर्सिबल है, हम लोग को मालूम चला कि रिवर्सिबल यहां पर क्यों है। दूसरा स्टेप फास्ट है, रिवर्सिबल, हम लोग को तय हो गया कि क्यों रिवर्सिबल हो गया। बात समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने बात करी थी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या काम कर रहा था? तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि सॉल्वेंट ने किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल को पैदा करने में अहम रोल अदा किया, यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में मेन रोल सॉल्वेंट का ही था, क्योंकि उसी ने ही न्यूक्लियोफाइल Cn- को पैदा किया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को समझ में आ गया। अब तीसरी चीज हम लोगों ने लिखी हुई थी, बात कर रहे थे हम लोग नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम लोगों को मालूम है कि R क्या शो करता है? R शो करता है प्लस I इफेक्ट, यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इस कार्बोकैटायन सेक्शन से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहां पर एक दिखा रहे हैं, अगर 2 होंगे यानी कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड वो ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर 3 होंगे तो और स्टेबल बनाएगा। तो यानी कि सबसे अच्छी रिएक्शन देता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। फिर कौन सा देगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और फिर ये हम लोगों ने लिख के चले थे कि नहीं चले थे? तो इसीलिए वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट देता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो नेचर ऑफ एल्किल में हम लोगों ने इसीलिए दिया हुआ था कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड गिव द फास्टेस्ट रिएक्शन, देन द सेकंड एंड देन फर्स्ट वन। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी किसकी? हम लोगों ने बात करी थी किसकी? बात करी थी इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट यहां कार्बोकैटायन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बिल्कुल सही, देख चुके हम लोग। तीसरी नेक्स्ट चीज यानी कि फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा हुआ था, बार बार बात करते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है, यानी कि किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे। तो पूरी रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ 2 ही लोग थे। कौन था? एक था एल्किल हैलाइड और दूसरा था न्यूक्लियोफाइल। एक था एल्किल हैलाइड और दूसरा था न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि स्लो स्टेप में तो केवल एल्किल हैलाइड भाईजान थे, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल तो था नहीं। और केमिकल काइनेटिक्स का मतलब तो स्लो स्टेप से ही होता है, तो यानी वो डिपेंड केवल एल्किल हैलाइड पे ही करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि वो तो फास्ट स्टेप में आया था। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब सबसे ज्यादा अहम रोल हम लोगों ने बात करी थी किसकी? हम लोगों ने बात करी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर ये कार्बोकैटायन कैसा हो, ये कार्बोकैटायन हो 3rd डिग्री का, तो सबसे अच्छी रिएक्शन देगा। यानी इस X की जगह हम लोगों का क्या जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। यहां हम लोगों ने Cn-, ठीक है। तो यानी कि जहां पर पहला न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था वहीं पे दूसरा आया, तो यानी कि वहीं पे दूसरा आया तो क्या शो किया? रिटेंशन, यानी कि देयर इज नो चेंज इन अ प्लेस ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल, उसी जगह रिटेंट किया। और अगर ये रिटेंट करेगा तो यानी कि D और L फॉर्म बनाएगा, यानी कि ये अटैचमेंट कैसा हो जाएगा? ये अटैचमेंट शो हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि ये किसको शो कर रहा है?
इन्वर्जन को शो कर रहा है, यानी कि वो साथ साथ इसका उल्टा फॉर्म भी आएगा, यानी कि ये हम लोग देख रहे हैं ये डी फॉर्म भी आएगा और ये कैसा हो जाएगा, ये एल फॉर्म भी आ जाएगा। तो जब ये डी फॉर्म भी हुआ और ये हुआ एल फॉर्म भी हो गया, तो हम लोगों ने अपनी बात कर रहे थे कि ये रिटेंशन शो किया, यानी उसी जगह जुड़ा जहां पर पहला वाला था। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा, बात हो रही थी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। और साथ ही साथ जब डी और एल दोनों मिले तो हम लोगों ने देखा कि जब दोनों मिलते हैं तो रेसमिक मिक्सचर के बारे में बात करी, ठीक है। कैसे हो गया रेशमी मिक्सचर। तो थर्ड पॉइंट हम लोगों को ने जो पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री में रेशमिक मिक्सचर, तो इसमें रेशमी मिक्सचर में मिला। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के दिन सीखा किस तरीके से कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, क्या बेस होते हैं, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या डिफरेंस होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, क्या मतलब होता है SN1 का और SN1 की मैकेनिज्म क्या होती है। यहीं पर हम लोगों ने सीखा कि प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा रहता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा रहता है और कैसे कार्बोकैटायन बनता है, क्या रोल रहता है सॉल्वेंट का, किस तरीके से वो न्यूक्लियोफाइल को पैदा करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग ने सीखा रिटेंशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पर सीखा रेशम मिक्सचर किस तरीके से मिला हम लोगों को, यानी डी और एल फॉर्म दोनों मिले। तो मेरे ख्याल से बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। टाइम पूरा हो चुका है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे SN2 के लिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, जय हिंद। जय जय।